नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों से सुनी जा रही वह साइबर अपराध की घटना जो रोज रोज करीब करीब मीडिया की सुर्खियां बनती है, यानी कि वह डिजिटल अरेस्ट पर। दोस्तों, करीब पिछले 3 साल पहले मेरे पास भी एक दिल्ली के सदर बाजार थाने से कॉल आया, जिसमें ये बताया गया कि आपका बेटा किसी गलत सलूक में पकड़ा गया है और वह थाने में है और आप मेरे पास तुरंत आ जाइए। अब चूंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूं, हम लोग कहीं ना कहीं तमाम अथॉरिटीज से और खास करके पुलिस वालों से किसी भी तरीके का दबाव और किसी भी तरीके का डर नहीं महसूस करते। मैंने तुरंत उसको डांटा और मैंने कहा कि मेरी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आज ही मीटिंग होने वाली है। मैं पूछूंगा कि तुम यहाँ पर कैसे तुमने ये हिमाकत की। और मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मेरा लड़का कॉलेज गया हुआ है और वहाँ पर उस तरीके का अपराध वह कर ही नहीं सकता। फिर उसके बाद उस कॉलर ने तुरंत कॉल बंद कर दिए और जब मैंने बाद में उसकी डीपी देखी तो उसमें एक पुलिस के कैप में एक व्यक्ति का उसमें डीपी लगा हुआ था। उसके बाद न जाने मीडिया में कितनी घटनाएं आई, लेकिन पिछले करीब 6 महीने पहले पहली बार एक बड़े नामवर टीवी चैनल ने इस पर एक बड़ा कार्यक्रम बनाया। अब तक तो केवल ये अखबारों में ये खबरें आती थी या छोटे मोटे न्यूज के क्लिप आते थे, लेकिन पहली बार एक पब्लिक अवेयरनेस लाने का कार्यक्रम उस बड़े टीवी चैनल पर हुआ। सरकारों की तरफ से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन देश के तमाम पुलिस थानों में एक साइबर थाना बना हुआ है। ये बात अलग है कि उस थाने में साइबर विंग में काम करने वालों को कोई साइबर की जानकारी नहीं है और वह व्यक्ति बिना उसकी ट्रेनिंग पाए, बिना उसको सोचे समझे, वह इस बात के अवसर की तलाश में रहते हैं कि अगर इस तरीके का कोई केस उनके थाने में दर्ज होता है तो किस प्रकार से उनसे पैसे ऐंठे जाए, किस तरीके से उन्हें डर दिखाया जाए और उल्टे जो मतलब कि पिटिशनर है उसी पर ही जो है पेनाल्टी लगाना या उसी से रिश्वत मांगना या उसी से डर दिखा करके उससे पैसे ऐंठने का कार्य तमाम साइबर थानों में अभी हो रहा है। दोस्तों, अभी अभी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया कि देश में करीब 4,000 करोड़ रुपए की साइफनिंग इस डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अकेले हुई है। यह ठीक है कि साइबर अपराध कई तरीके के होते हैं। ऑनलाइन जुआ भी खेला जाता है, गैम्बलिंग होता है। इसके अलावा और तमाम तमाम तरकीबें, जैसे कि मैंने करप्शन पर किताबों के लेखक होने के नाते मैंने एक बात उसमें कही है कि मैन हैव ए टू एजेड शार्प वेपन। एक तरफ वो उपाय सोचता है, दूसरी तरफ वह कहीं ना कहीं अपराध के तमाम तरकीबें सोचता है और दूसरी तरफ उस अपराध के नियंत्रण के उपाय भी सोचता है। तो आज साइबर का जमाना है, आज ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, कहीं ना कहीं आजकल कैश करेंसी में लेन देन कम हो रहा है। तो हमारे दिमाग लगाने वाले लोग किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पैसे का गबन किया जाए। पहले एटीएम में क्लोनिंग किया जाता था, उससे पैसा निकाला जाता था। आजकल हैक करके तमाम पासवर्ड और ओटीपी वगैरह वगैरह करके तमाम तरकीबें जिसके बारे में हम पूरी विशेषज्ञता से नहीं कर सकते। लेकिन सवाल मुद्दों का है, सवाल सिस्टम का है। वह अपराध जो आज का नया चलन बना है, नया फैशन बना है कि किस तरीके से पैसे ऐंठे जाए, उसमें डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब डिजिटल अरेस्ट के वारदात पिछले 2 या 3 साल से हो रहे थे और बजात्ता तमाम मोबाइल फोन की लिस्ट, तमाम लोगों की लिस्ट जो आजकल बाजार में उपलब्ध है, जो उसका अपराधी है वो तमाम लिस्ट अपने पास रखता है, मोबाइल का लिस्ट रखता है। उनका नाम, उनकी स्टेटस, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास का बैकग्राउंड वगैरह वगैरह सब रखता है। और जब यह लोगों में ये बात चस्पा हो गई कि इस तरीके का काम अगर कोई फोन पे डर दिखा करके या उसके अलग अलग तरीके की सिचुएशन दिखा करके कि आपका बच्चा फंसा हुआ है, तो आपकी पत्नी फंसी हुई है, तो आपका जो है बाप जो है फलाने जगह पर है, आप पैसे दो नहीं तो आप हवालात में चले जाओगे। कहीं ना कहीं भारत में जो तमाम जो अथॉरिटीज हैं, जो क्राइम चेक करती हैं, जो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो इस तरीके की
जो अपराध को नियंत्रण करती हैं, जो उनको प्रवर्तन एजेंसी कहते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो मैं थोड़ा सा देर से नाम मेरे जेहन में याद आया, तो तमाम जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो 3 टायर गवर्नमेंट में, स्टेट और सेंटर, इन दोनों के पास है। स्टेट की जो सीआईडी होती है या उनका निगरानी ब्यूरो होता है, तो वो अपना काम करता है, और सेंटर में कम से कम 4-5 एजेंसी है, सीबीआई है, सीवीसी है, आजकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स का अपना इंटेलिजेंस है, एंटी बैंक फ्रॉड का है, और अलग अलग पुलिस के अपने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, एंटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। इन एजेंसियों के द्वारा आप यह देखते होंगे कि विगत में ऐसी घटनाएं होती थी कि ये लोग अपराधी को पकड़ने के नाम पर ये खुद ब्लैकमेल करके अपराध किया करते थे। कई बार हमने देखा है कि सीबीआई का नकली इंस्पेक्टर पकड़ा गया, कई बार हमने देखा है कि पुलिस का नकली इंस्पेक्टर पकड़ा गया। अभी अभी एक खबर आई कि एक नकली आईएएस था और उसने असली आईएएस के सामने जाकर के उसको थप्पड़ जड़ दिया और बताया कि मैं तुमसे सीनियर हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं और मेरा तुम आइडेंटिटी पूछ रहे हो। तो इस तरीके की वारदात जब हमारे सिस्टम और समाज में हो रहा है, जिसे मैंने अपने करप्शन के किताब में कहा था कि जो भी ब्लैकमेल करने वाली इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या अपराध नियंत्रण एजेंसी है या भ्रष्टाचार के नियंत्रण, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाली एजेंसीज हैं, अगर वह ब्लैकमेल करती हैं, जैसे हमने पहले सुना है कि सीबीआई जब छापे मारती है तो उन आर्थिक अपराधियों के यहाँ वह एक तरह से चुप्पे से यानी कि बिल्कुल अंदर खाने से उनसे डील करती है कि आपका हम इतना पैसा जो है अनअकाउंटेड मनी दिखाएंगे, आप हमें इतना पैसा मुझे दे दो, और बजाता ये पैसे ऐंठे जाते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इस तरीके की कई रिपोर्टें भी आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पंडर बाट कहिए या ब्लैकमेल कहिए या डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठने की कहिए, या कहीं ना कहीं इलीगल और अनऑफिशियल वे में ये होता रहा है। और कहीं ना कहीं वही कल्चर अब साइबर अपराधियों ने अपने आप ले लिया कि जब पहले नकली पुलिस दरोगा या सीबीआई या फलाने के नाम पर नकली पत्रकार या नकली आपको वकील या नकली अधिकारी या नकली ब्यूरोक्रेट या नकली मंत्री, ये कई सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं और अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो ऐसे में ये डिजिटल अरेस्ट का जो ये धंधा हो रहा था, जिसमें कि तमाम मोबाइल नंबर्स के जो उनके लिस्ट थे, उस लिस्ट के अनुसार उनको फोन करके जो डराया जा रहा था, यह ठीक है कि उस तरीके की चेतना नहीं फैली थी इस अपराध के बारे में, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का करके ये घटना लोगों के पास आ गई थी। अब जैसे मेरे पास जो अनुभव हुआ, तो मैंने अपना जो है अपना जो पुण्यमति का अपने इस्तेमाल किया, जो तुरंत मेरे ध्यान में आया। तो ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये पुलिस की सांठगांठ है या हमारे कल्चर का दोष है या हमारे सिस्टम का फुल प्रूफ होना नहीं है या हमारे साइबर सिस्टम में कई तरीके के नए नए लूपहोल्स का होना जरूरी नहीं होना है, या हमारी साइबर सिक्योरिटी का पूरा उम्दा रूप में नहीं होना है, या सरकार के रेगुलेशन में कमी है, या सिस्टम में तमाम तरीके की खामियां हैं, तो इनकी कमी का फायदा उठा करके अपराधियों ने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि इस तरीके के वारदात या घटनाएं ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों से हुई है और खास करके सीनियर सिटीजन के साथ होती हैं। और वो सीनियर सिटीजन जो मालदार हैं, जिनके पास करोड़ों का बैलेंस है, जिन्हें एक जेल के जाने के नाम से इतना डर लगता है कि उस जेल में जाने की एवज में वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। यानी कि जेल भेजने की कीमत इतनी है। मैं तो देखता हूं कि गांवों में अपराध का एक अलग मनोविज्ञान है, एक अलग समाज विज्ञान है। वह बेवकूफ व्यक्ति जो थोड़े से पैसे के चक्कर में इतना बड़ा अपराध कर डालता है और फांसी के फंदे पर लटक जाता है, वहीं पर भारत के मिडिल क्लास में एक ऐसा वर्ग है जो कि अपने अपराधों के बदले जेल जाने या किसी तरीके के मुकदमा न झेले वो करोड़ों रुपया भी खर्च कर सकता है। तो ये देखिए कितना बड़ा एक अंतर है हमारे समाज में कि लाख और 1.5 लाख के कीमत पर शूटर हायर किए जाते हैं और मर्डर को अंजाम दे दिया जाता है और वह व्यक्ति फांसी के फंदे पर चला जाता है। हमने एक आंकड़ा पढ़ा था कि देश में जो फांसी की सजा पाते हैं उसमें 2/3 से ज्यादा गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित वर्ग के लोग हैं जिन्हें सही शिक्षा और दीक्षा नहीं मिली, जिनका सही जो है उनका वो नहीं हुआ,
मतलब कि उनको परिवेश नहीं मिला, वो अपराधी बन गए। और हमारा कानून उन अपराधों के लिए कड़े दंड देता है। लेकिन वह अपराधी जो भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं, जो अरबों और खरबों का चूना लगाते हैं, जिनके हरकत से दर्जनों और सैकड़ों लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, उनके जीवन का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता, उनकी बेटियों की शादी नहीं होती, बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके घर में रोग का इलाज नहीं हो पाता, उनकी बची खुची पूंजी जो पहले के आर्थिक अपराधों के जरिए लूट ली जाती थी, जिसमें कि नॉन बैंक के फ्रॉड हुए या अलग अलग तरीके के फ्रॉड को जो अंजाम दिया गया, आज डिजिटल अरेस्ट के बहाने आज देश में मिडिल क्लास के खिलाफ एक ऐसा साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें पुलिस और सिस्टम की खामी तो है ही, दूसरी तरफ वह मिडिल क्लास भी कहीं ना कहीं दोषी है। उसे लगता है कि उसके कमाए हुए पैसे मेहनत के नहीं हैं, उसके कमाए हुए पैसे वो रिश्वत के पैसे हैं, कि वह इतना डर जाता है कि वह किसी एक मतलब गलत प्लॉट पर फोन पर सुन करके अपने को बचाने के लिए वो करोड़ों रुपया ट्रांसफर कर देता है। मैं अलग अलग घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, जैसे कि अखबारों में आती हैं। अभी हैदराबाद में एक घटना घटी, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी, लेकिन उसको तुरंत पकड़ भी लिया गया और वो पैसे की रिकवरी भी हो गई, 80% की रिकवरी भी हो गई। लेकिन जो ये 4,000 करोड़ की साइफरिंग इन अपराधियों ने की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस बल की भी साठगांठ थी, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में एक आम किंवदंती है कि कोई भी अपराधी बिना पुलिस के संरक्षण के अपराध को अंजाम नहीं देता। थाने बिकते हैं, थाने में तरह तरह के अपराधी आते हैं और उन्हें जाकर के हफ्ते देते हैं, उनमें बंदरबांट करते हैं, पॉकेटमारी, चोरी, डकैती, छीना चोरी, चैन स्नैचिंग, जो तरह तरह के अपराध होते हैं, जो एनसीआरबी में जिनके आंकड़े आते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को उसको लिए इसलिए जिम्मेवार ठहराया जाता है कि पुलिस को मालूम है कि अपराधियों का मनोविज्ञान क्या है, अपराधियों का समाज विज्ञान क्या है, अपराधी कहां पर है, क्योंकि वह 24 घंटे और पूरे जीवन उसी को समझने में उनका दिमाग चलता रहा, इसलिए उन्हें पता होता है। लेकिन वही जब पॉलिटिकल दबाव पड़ता है, ऊपर से दबाव पड़ता है, तो चाहे कैसा भी अपराधी हो, पुलिस उसे खोज लेती है और अपने सामान की रिकवरी भी करा लेती है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में पुलिस और उसका सिस्टम कई तरीके से दोषपूर्ण है, वह डर पर चलता है, वह केवल अपने ऊपर के बॉसेस की सुनता है, वो जनहितैषी नहीं है, जन संवेदनशील नहीं है, उसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसे ये पता नहीं चलता कि पब्लिक के टैक्स से उसको वेतन दिया जाता है तो वो पब्लिक का रियल सर्वेंट बने, बल्कि वो पब्लिक को डराने वाली बनती है। अभी अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में एक घटना घटी, जहां पर कि अवैध मतलब नागरिकों का पता लगाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ जाकर के कहता है कि मेरे पास ऐसी मशीन है जिससे कि कोई भी जो अवैध जो प्रवासी है या बाहर का नागरिक है वो पकड़ा जाएगा। और उस पर कंप्लेन हुआ, उस पर संज्ञान लिया गया और ऊपर मुख्यमंत्री सचिवालय से भी उसको हाजिर किया गया और उसकी जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो अपने रसूख का इस्तेमाल करके जनता को डराती है, आज उसी का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी फोन कॉल के जरिए मिडिल क्लास जो कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पैसे जो वो एक नंबर के पैसे नहीं है, गलत तरीके से बनाए गए हैं या डिस्प्रपोर्शनेट एसेट हैं, वो उसे देने के लिए तैयार हो जाता है और बाद में ये खबर आती है कि उसके पैसे जो है कहीं ना कहीं साइफन आउट कर दिए गए और उसने आर्थिक साइबर अपराध को अंजाम दे दिया। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यह सोचना होगा कि देश में जब तक सारे लोगों को उनके आय और उनके इनकम और उनके रोजगार, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक कल्याण को लेकर के एक बड़ा ही एक न्यायोचित जब तक फैसला नहीं होगा, न्यायोचित सिस्टम नहीं बनेगा, न्यायोचित पूरा डिसीजन मैकेनिज्म नहीं होगा, तब तक तो ये घटना घटती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी बड़े आदर्शवादी होते हैं। अपराधी तो वो बिल्कुल गलत तरीके से चीजों को अंजाम देते हैं। या तो कहीं ना कहीं थिंक टैंक और सरकारों को सोचना है कि अपराधों का नियंत्रण हो और कहीं ना कहीं समाज में हर वर्ग के साथ पूरा न्याय किया जाए, आर्थिक न्याय किया जाए, सामाजिक न्याय किया जाए और हर तरीके का सुशासन का न्याय किया जाए, तब ये समस्या सॉल्व होगी। और इसके लिए तकनीकों का इस्तेमाल, इसके लिए कड़े कानून का इस्तेमाल करना जरूरी है। सरकारों की इच्छा शक्ति भी इसके लिए होनी चाहिए। जैसे कि अपराधों के अलावा अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो जहां रेल दुर्घटना में सरकार